चलो देख लो, इधर देख लो। आपने जो टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है जी। अब ये जो टॉपिक है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इसमें खास बात ये है कि जब आप जेई की तरफ जाते हो ना, तो इसका नाम हल्का सा चेंज होके आ जाता है। नाम क्या हो जाता है इसका? इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिसिटी भी बोलते हैं। तो अगर आपको कोई बोल रहा हो भाई मोनोटोनिसिटी, तो इसको ऐसे समझेंगे आप कि इसका मतलब क्या होता है। मोनोटोनिसिटी का मतलब भी होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। अब ये जो नाम आपको दिखाई दे रहा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इसका क्या मतलब होता है, इसको समझो पहले। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि फंक्शन क्या है, इंक्रीज कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब कब कौन सा फंक्शन इंक्रीज करेगा, कब कौन सा फंक्शन डिक्रीज करेगा, ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि कौन कौन सी चीजें इसमें पढ़नी है आपने, ठीक है। पहले तो ये समझ लेंगे कि इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है। दूसरा हम क्या समझ लेंगे, हम ये समझ लेंगे कि कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस पूरे थ्रू आउट दी एक्सरसाइज में मिलेंगे, मतलब इस कॉन्सेप्ट से कैसे कैसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आपने ये पढ़ लिया है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, नाम आपको पता चल गया है। अब थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, ग्राफ से देख लेते हैं हम कि इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है और डिक्रीजिंग का क्या मतलब होता है। ये दिखाई दे रहा है अच्छी तरीके से, ठीक है। देखिए जी, आपके पास ये जो एक्सिस हो गया, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये जो एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे पास एक ये फंक्शन है कि इसमें एक कर्व है जो कि ऐसे कुछ जा रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब आप क्या देख रहे हो इसमें, आप क्या नोट कर रहे हो कि ये है x की वैल्यू, मतलब इधर क्या होता है, x बढ़ रहा है, और इधर क्या है आपका y बढ़ रहा है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इसमें इधर की तरफ जाएगा तो x बढ़ेगा, और ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, y बढ़ेगा, राइट। तो ये फंक्शन पहले हम थोड़ा ग्राफ से मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली ग्राफ का कहीं यूज है नहीं, बट ये है कि ग्राफ से आप अंडरस्टैंड कर लोगे कि क्या मतलब है, ठीक है। एक्चुअल कैसे करना है क्वेश्चन, वो तो हम आगे देखेंगे। देखिए जी, होना क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, आप ये देख रहे हो कि ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, ये कर्व आगे की तरफ बढ़ रहा है और ऊपर की तरफ भी जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जब x बढ़ रहा है इसमें, तो y भी जो है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दोनों ही बढ़ रहा है। तो जब भी कोई फंक्शन जिसमें x भी बढ़ रहा हो और साथ में क्या हो रहा हो, y बढ़ रहा हो, जब दोनों ही बढ़ेंगे, x बढ़ेगा और y बढ़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलते हैं हम, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। एक और फंक्शन देखिए, जरा ध्यान से देखेंगे, हमारे पास एक और फंक्शन है, इसको भी देख के समझते हैं कैसा है। ये देखिए, हमारे पास एक ये फंक्शन है, इसको देखेंगे समझेंगे। सिंपल एक ये ग्राफ हमने बना दिया, और इसमें भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको पता चल गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये देखो, ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसमें और इसमें कुछ अंतर लग रहा है। क्या है अंतर इन दोनों में, देखो जरा ध्यान से देखो। ये भी क्या हो रहा है, ये तो आपका एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है जी। इसमें भी क्या हो रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, पर कुछ देर के लिए क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट हो रहा है। कुछ देर के लिए क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट हो रहा है, और फिर उसके बाद क्या जा रहा है, ये बढ़ रहा है। तो ये भी ओवरऑल क्या कर रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है ना। मतलब x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी इसमें क्या हो रही है, बढ़ ही रही है। और इस वाले में भी क्या हो रहा है, x की वैल्यू बढ़ रही है और y की वैल्यू बढ़ रही है। पर दोनों में अंतर क्या है, अंतर देखो मैं बताता हूँ। एक्चुअली ये हो रहा है कि इसमें एवरी पॉइंट पर, ये वाला जो हमारे पास फिगर है, इसमें क्या हो रहा है कि हर एक पॉइंट पर आप देखोगे तो y की वैल्यू जो हो रही होगी, क्या हो रही है, बढ़ रही है, और x की वैल्यू भी बढ़ रही है। इसमें क्या है कि यहां से यहां तक तो बढ़ा, लेकिन यहां क्या हुआ कि y कांस्टेंट हो गया, y क्या हो गया यहां पर, कांस्टेंट हो गया, और फिर उसके बाद क्या हुआ, y बढ़ना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है, ये ओवरऑल हर एक पॉइंट पर अगर इंक्रीज करेगा कोई फंक्शन, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं हम उसे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है जी। ये जो फंक्शन है, ये कौन सा है,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली क्यों बोल रहे हैं? स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? सिंपली स्ट्रिक्ट मतलब से ही आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऑलवेज क्या करेगा, वो इंक्रीज ही करेगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। और यहां देखो, यहां क्या हो रहा है कि बढ़ा, कुछ देर के लिए कांस्टेंट रहा, फिर बढ़ा, मतलब ओवरऑल क्या कर रहा है? ये इंक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए हम इसे खाली ओनली इंक्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो ये दो चीजें समझ में आ गई कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है और इंक्रीजिंग क्या होता है। अगर कोई डिफरेंस पूछ ले भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है, तो क्या बताओगे, कैसे बताओगे? आप ये बताओगे कि ईच एंड एवरी पॉइंट पर अगर वैल्यू बढ़ रही है, एक्स के साथ साथ वाई भी बढ़ रहा है, तो वो कौन सा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है। और इंक्रीजिंग क्या होता है कि बढ़ तो रहा है पर कुछ पॉइंट के लिए वाई क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। कुछ पॉइंट के लिए क्या हो गया? वाई कांस्टेंट हो गया, और फिर उसके बाद दोबारा फिर बढ़ना शुरू हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओवरऑल इंक्रीज बोलते हैं। क्लियर है? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए। नहीं। अब चलिए जरा थोड़ा सा जो है ना, आपको यहीं पर मैं आपको डिक्रीजिंग का भी बताऊंगा कि डिक्रीजिंग कैसा होगा। ठीक है। ये फिगर से आपको कोई परेशानी तो नहीं है? समझ में आ रहा है फिगर? चलिए जी, एक और हम फिगर देख लेते हैं। हमारे पास दो और ऐसे ही आएंगे, वो देख लीजिए। आपके पास सेम वही ग्राफ आएगा, और यहां ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और यहां क्या हो गया? वाई एक्सिस। ठीक है जी। अब इसमें क्या हो रहा है कि y की वैल्यू, ये ग्राफ देख के आप मुझे बताओ क्या लग रहा है आपको, क्या दिख रहा है? y डाउन जा रहा है, बट x क्या हो रहा है? x अब भी इधर ही आ रहा है ना। मतलब इससे आप क्या समझ रहे हो? इससे आप क्या समझ रहे हो? कि जो वैल्यू है y की वो घट रही है, और x की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब ये हुआ कि एक वैल्यू बढ़े और दूसरी घटे, एक बढ़ रही है और दूसरी क्या हो रही है? घट रही है। तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लियर होगी बात? इंक्रीजिंग में क्या था कि एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, वो कौन सा था? इंक्रीजिंग था। और डिक्रीजिंग में क्या है कि एक बढ़ रही है और दूसरी घट रही है, तो उसे हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। अब एक फिगर तो आपने ये देख लिया, एक और देख लो, एक और देख लो, और फिर दोनों में आपको दो चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी कि हो क्या रहा है। ये देखिए जरा, ये आप फिगर देख लो, और फिगर देख के मुझे बताओ कि चल क्या रहा है। ये कौन सा है और ये कौन सा है? अब आपको चेक करने में आसानी रहेगी। बताइए जरा, ये वाला कौन सा है और ये वाला कौन सा है? क्या दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं? दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं। तो मुझे आप बताइए कि कौन सा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा और कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा? ये वाला क्या है? सिंपली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्या है ये? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सही है। एवरी पॉइंट पर क्या हो रहा है? ये डिक्रीज ही कर रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे। और ये क्या हो रहा है? हर एक पॉइंट पर डिक्रीज तो कर रहा है, बट कुछ पॉइंट पर क्या हो गया? ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर क्या किया इसने? डिक्रीज करना शुरू कर दिया। तो ये हो जाएगा ओनली डिक्रीजिंग। क्लियर हो गया? डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्लियर हो गया। और क्या क्लियर हो गया हमें? हमें इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी क्लियर हो गया। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? बढ़िया है। अब इसका ना हम देखते हैं कि डेरिवेटिव से कैसा रिलेशन है, किस तरीके का रिलेशन है। ग्राफ से तो आपको सिंपली समझ में आ ही गया होगा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ओके। अच्छा, एक चीज और देखिए, एक और फंक्शन देखिए हमारे पास, इसको देख के बताइए कि इसमें क्या हो रहा है। ये हमारे पास y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, और जो इसका ग्राफ है ये कुछ ऐसा है। ये ग्राफ देखो जरा इसको, ये तो तुम्हारे पास x एक्सिस हो ही गया, ये हो गया आपके पास y एक्सिस। अब जरा इस ग्राफ को देख के बताओ कि क्या चल रहा है, इसमें हो क्या रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? यस, आप ये नोटिस कर रहे हो, इसमें क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो फंक्शन है ये क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है पहले, यहां तक तो ठीक है, फिर यहां कुछ देर कांस्टेंट रहा और फिर क्या हो गया? डिक्रीज कर रहा है। तो कोई फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा हो और डिक्रीज भी कर रहा हो, दोनों ही कर रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्या बोलेंगे हम इसे? नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नॉर डिक्रीजिंग, राइट। तो आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, समझ में आ गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग समझ में आ गया, ओनली इंक्रीजिंग ओनली डिक्रीजिंग भी क्लियर हो गया, और नीदर भी समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं इसको ना डेरिवेटिव से बताता हूं कि कैसे काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। देखो जरा यहां पर ध्यान देना कि एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या हो रही है, बढ़ ही रही है। यही हो रहा है ना, दोनों ही वैल्यू क्या हो रही है, यहां पर बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसे केस में होगा क्या कि एफ डैश एक्स जो होता है, कोई भी अगर फंक्शन एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन। तो इस केस में हमेशा क्या हो रहा है कि एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। क्या होगा, एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, यहां देखिए इसमें क्या होगा कि एफ डैश एक्स जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। अब ये इक्वल टू जीरो का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इक्वल टू जीरो हो क्यों रहा है। देखो जरा ध्यान से समझो, y क्या हुआ, कुछ देर के लिए कांस्टेंट रहा, तो कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो ही होता है, राइट। और क्योंकि कुछ पॉइंट के लिए क्या हो रहा है, ये बढ़ भी रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये ग्रेटर देन जीरो भी होगा। तो जब भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो उसे हम कौन सा बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली ओनली इंक्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ओनली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में अंतर समझ में आ गया। हम जब डिफरेंशिएशन, ये आपके काम की चीज है, ये आगे भी हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, मैं इसे बताऊंगा, बट अभी आप समझ लो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि ओनली ग्रेटर देन जीरो, और ओनली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों ही जीरो आएगा। मतलब अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो और वैल्यू पॉजिटिव आ रही हो, क्या आ रही हो, पॉजिटिव आ रही हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव भी आए और जीरो भी आए, क्या है, पॉजिटिव भी आए और जीरो आए, दोनों आए तो वो कौन सा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सिमिलरली हम आगे चलेंगे तो हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए समझिए, अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आ जाए, एफ डैश एक्स क्या आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए, तो ये क्या होगा आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाए, इसमें क्या आ जाएगा आपका, इक्वल टू भी आ जाए, तो वो क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। अब आपने ये चारों चीजें समझ ली कि किसमें एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर होगा, लेस होगा, कौन सी चीज होगी, ये समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, अभी तो जस्ट आपका एक इंट्रोडक्शन चल रहा है। और यहां क्या होगा भाई, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग में क्या होगा, तो ध्यान से समझिए, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग में होगा ये कि कभी तो वो प्लस हो रहा होगा और कभी क्या हो रहा होगा, माइनस। मतलब एक फंक्शन प्लस भी आ रहा है डिफरेंशिएशन करने के बाद और माइनस भी आ रहा है, दोनों ही आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो जाएगा। इज इट क्लियर, कोई परेशानी है मुझे बताइए। तो आप एक काम कर लीजिए, ये दोनों ही ग्राफ विद ये चीज आप एक बार इसे अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे अभी बहुत मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए तो आगे देख लेते हैं हम। अब हमें ये समझ में आ गया ग्राफ के थ्रू कि कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या नॉर्मल इंक्रीजिंग नॉर्मल डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है जी, तो जो हमें मिलने वाले हैं वो हमें दो तरीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, दो तरीके कौन कौन से क्वेश्चन मिलने वाले हैं ये देख लीजिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, पहला जो टाइप मिलेगा वो ये मिलेगा कि प्रूव दैट, आपको ये मिलेगा कि प्रूव दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, क्या होगा, प्रूव दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए मैं ये साइन यूज करूंगा तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर आपको बोल देगा कि और डिक्रीजिंग, और क्या है आपका ये, डिक्रीजिंग है। या तो इंक्रीजिंग के लिए बोल देगा या फिर क्या बोल देगा, डिक्रीजिंग के लिए, प्रूफ करने के लिए। दूसरा टाइप आपको मिल जाएगा फाइंड इंटरवल। क्या मिल जाएगा आपको, क्या निकालने के लिए मिल जाएगा, फाइंड इंटरवल। ठीक है जी, अब ये दो तरीके के क्वेश्चन ही आपको इस पूरे थ्रू आउट द एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। अब ये जो ये वाला क्वेश्चन है प्रूव करने वाला, वो मैक्सिमम 2 मार्क या फिर 1 मार्क का आ सकता है, या तो कितने नंबर का, 2 नंबर का, या फिर 1 नंबर का आपको मिल सकता है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, और जो ये हमारे पास फाइंड इंटरवल वाला, ये आपको 3 नंबर के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं इसमें। ठीक है जी, या फिर 2 नंबर के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है।
जनरली ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन होते हैं वो आपको या तो 3 नंबर में मिल जाएंगे या 2 नंबर में। केस स्टडी में अगर डालना चाहें तो केस स्टडी में भी इसके क्वेश्चन डल जाते हैं, तो वो फिर कितने नंबर का हो जाएगा आपका, 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमें, सबसे पहले पहला टॉपिक क्या है, प्रूव दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे प्रूव करना होता है वो पढ़ेंगे, और दूसरा उसके बाद हमको क्या पढ़ना रहेगा, इंटरवल। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चंस करेंगे हम, और इसी से रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज है, वो पूरी एक्सरसाइज भी हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी पहले हम पढ़ लेते हैं टाइप 1। टाइप 1 क्या है कि प्रूव, हाउ टू प्रूव, प्रूव कैसे करना होगा आपको क्वेश्चनों को कि फंक्शन क्या है आपका, इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। अब यहां पर क्या होगा, या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ लेगा या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछ लेगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है ये देख लीजिए। मैं यहां पर एक टेबल बना देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, वो आपके बहुत काम आएगा। देखिए जी, एक टेबल बना देता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फंक्शन क्या है, कैसे, किस तरीके से। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। और अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल इंक्रीजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओनली इंक्रीजिंग, मतलब सिंपल कुछ होता नहीं है, जस्ट इंक्रीजिंग ही बोलते हैं उसे। क्लियर हो गया। ऐसे ही क्या हो गया हमारे पास, अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ गया, इसका क्या मतलब हुआ, लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट। और अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 आ गया तो क्या होगा, ये सिंपल आपका क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये 4 चीजें क्लियर होगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर सॉल्व कर रहे हो आप और एफ डैश एक्स क्या आ गया तुम्हारा, एफ डैश एक्स जो है हमारा वो क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव। जब आप सॉल्व कर रहे हो तो वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है। ठीक है, इस वाले में क्या हो जाएगा कि एफ डैश एक्स क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव तो आ ही रहा है, या फिर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 भी आ रहा है और पॉजिटिव भी आ रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, ओनली इंक्रीजिंग बोलेंगे। और इस वाले में क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स कितना आ रहा हो, नेगेटिव आ रहा हो। क्या आ रहा हो, नेगेटिव। और सिमिलरली आखिरी वाले में क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, या तो 0 आ जाएगा या फिर नेगेटिव। 0 या 0 से कम, तो वो कौन सा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है, ये चीजें क्लियरली समझ में आ गई कैसे है, किस तरीके से। अब आपको क्योंकि क्वेश्चन करना है तो ये आपके बहुत काम आने वाला है, देखते हैं कैसे होता है, किस तरीके से होता है। ओके, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कराता हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे, प्रूव दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। या तो प्रूफ करने के लिए बोल देगा, चेक करने के लिए बोल देगा। ठीक है, तो देखिए जी, अब ये क्या होता है कि प्रूव दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन गिवन इंटरवल। इसमें ना गिवन इंटरवल होता है, ऑन क्या, गिवन इंटरवल, इंटरवल दे देगा। इंटरवल क्या होता है, कैसे होता है वो देखो। आपको एक क्वेश्चन दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एट x बिलोंग्स टू n। x कहां से बिलोंग कर रहा है, n से बिलोंग कर रहा है। n क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो आप मुझे ये बताइए कि जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन को। तो हमें करना कैसे होगा ये क्वेश्चन, ये देखिए, बड़े आराम से देखेंगे, सिंपली, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो देखिए जरा, कोई भी फंक्शन आपको किसी भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको सबसे पहले वो फंक्शन लिख लेना है। क्या फंक्शन है आपके पास, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सही है, अब आपका काम ये होगा कि इसका एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लिख ही देता हूं यहाँ पर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना, 2x प्लस 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब जो आपको इंटरवल मिला है वो ये मिला हुआ है, ये है इंटरवल। ठीक है, यहां कुछ भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू n दे दिया है, x बिलोंग्स टू r हो सकता है, w हो सकता है, z हो सकता है। अभी r w z आपको पता होना चाहिए, r रियल नंबर होता है, w होल नंबर होता है, z क्या होता है, इंटीजर होता है। क्लियर, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। या फिर ये भी बोल सकता है कि -1 से 3 तक है, ऐसा करके कुछ बोल सकता है।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इंटरवल का मतलब है कि आपको यहां पर x की वैल्यू दी जाएगी, वो कुछ भी हो सकती है। अब जरा इसको देखिए, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे आप यहां पर ध्यान दीजिए, इसको मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके fx इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x+1 लिख सकता हूं क्या, मुझे बताओ। 2 कॉमन ले लिया तो ये आ सकता है। ओके, अब आप इसमें नेचुरल नंबर डालो। क्या डालोगे आप? नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी। तो जब आप इसमें 1 डालोगे तो पॉजिटिव आ रहा है क्या? 2 डालोगे तब भी पॉजिटिव आ रहा है क्या? 0 आ सकता है? 0 नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपने क्या है, आपको चेक कर लेना है हिट एंड ट्रायल करके साइड में कहीं भी। बहुत सिंपल फॉर्म में करने के बाद चेक करना होता है आपको, राइट? बहुत सिंपल फॉर्म में आपने कर लिया, ये बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्म है, इससे सिंपल नहीं हो सकता। तो आपने ये कर दिया और इसके बाद आप चेक करो कि पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है? तो आपको क्या पता चल गया कि ये हमेशा क्या हो रहा है, ये ऑलवेज पॉजिटिव ही आ रहा है। ये क्या आ रहा है? ये ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां पर आप लिखोगे एज x बिलोंग्स टू n। x कहां से बिलोंग कर रहा है? n से बिलोंग कर रहा है। तो जो f डैश x है वो हो रहा है ग्रेटर देन 0। क्या हो रहा है वो? f डैश x क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस इट इज कौन सा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई? तो कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, ये क्लियर हो गया? मुझे बताइए। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना? इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपने टाइप 1 पढ़ा है, तो टाइप 1 के हम 5-7 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन करे आपको ऐसे ही डायरेक्ट समझ में नहीं आ जाएगा कुछ भी। तो प्रॉपर तरीके से पहले से आप नोट करिए, एंड देन उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूफ कर रहा हो, ठीक है? चलिए देखिए, तो ये बेसिक से क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं करने के लिए। देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको यहीं दे देता हूं, इसे ट्राई करिए और मुझे बताइए कि क्या होगा इसमें। एग्जाम्पल है एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 4, ठीक है? आपको इसे चेक करना है एट x बिलोंग्स टू w। x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? w से बिलोंग कर रहा है। w का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होल नंबर, ठीक है? इस पर आपको क्या चेक करना है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस क्वेश्चन को जरा चेक करिए, मुझे करके बताइए। चलिए जी, अब आपने ये क्वेश्चन कर लिया, अब हम आगे चलते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पर चल लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं वहां देखते हैं, ठीक है जी? ये आपका कौन सा है? एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 है। अब इसको जरा ध्यान से देखिए कि किस तरीके से करेंगे, कैसे कैसे हमको इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 का है ये पहला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है? बोला गया है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 3x + 17 इज इंक्रीजिंग ऑन r। आपको ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है आपके पास, ये जो है ये क्या है? ये आपका इंक्रीजिंग है। ऑन r का मतलब क्या होता है? रियल नंबर पर, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि दिया क्या है। f(x) इज इक्वल टू कितना दिया है? f(x) इज इक्वल टू दिया गया है 3x + 17, यही दिया गया है। अब आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? डिफरेंशिएट करोगे, सिंपल। तो जब आप डिफरेंशिएट करते हो, वैसे मैं लिख देता हूं, कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो विल गेट f डैश x इज इक्वल टू कितना? 3। f डैश x आपको क्या मिल गया? यहां पर 3 मिल गया। लेकिन इसने बोला था कि इंक्रीजिंग ऑन r। अगर आप रियल नंबर डालोगे, बट यहां क्या कोई वेरिएबल दिखाई दे रहा है? रियल नंबर आप कहां डालते हो? जब जो वेरिएबल जैसे 3x होता तो वहां आप रियल नंबर डाल सकते थे, बट यहां तो डायरेक्ट क्या आ गया? 3 आ गया। तो आप 3 को देख लो कि 3 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, या क्या है? तो 3 क्या दिख रहा है आपको? 3 इज ग्रेटर देन 0, राइट? तो यहां लिखेंगे f डैश x इज व्हाट योर ग्रेटर देन 0। f डैश x क्या है यहां पर? ग्रेटर देन 0 है। तो इसीलिए फंक्शन क्या होगा? दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है जी? ओके, अब यहां इंक्रीजिंग क्यों लिखा हुआ है उसको भी मैं समझाऊंगा, ठीक है ना? अभी आप सिंपली लिख दो यहां पर, क्या लिख दो? फंक्शन इज, सो इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा? ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके?
तो क्या ये चीजें समझ में आ रही है मुझे बताइए। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये देखिए बोला है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर टू एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। इसको भी शो करना है कि जो एफ एक्स है ये क्या है आपका, इंक्रीजिंग है आर पे। तो इसे आप ट्राई करेंगे, ट्राई करिए, होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कराता हूं। देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपने वैसे कर तो दिया है डायरेक्ट, बट थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर टू एक्स। क्या दिया हुआ, ई पावर टू एक्स, ये दिया गया। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू डॉट ई पावर कितना, टू एक्स, यही आएगा। अब यहाँ पर एक्स की जगह पर आप क्या डालोगे, क्या पुट करोगे, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर सारी पॉजिटिव वैल्यू भी होती है और सारी नेगेटिव वैल्यू होती है। तो आप जब पॉजिटिव डालोगे तो आपको लग रहा है कि ये पॉजिटिव आएगा। जैसे ई पावर आप कुछ भी डाल लो, चेक कर लेते हैं यहाँ पर साइड में हम कहीं एक सिंपल सा चेक कर लेते हैं। जैसे आपने क्या डाल दिया, -1 डाल दिया, -1 से पहले आप +1 डाल लो, +1 डाल दिया आपने, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपने क्या डाल दी, +1, तो +1 डालोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 2 डॉट ई पावर कितना, 2। तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, राइट। अगर एक्स की वैल्यू में -1 डाल दो तो क्या आएगा, क्या तब भी पॉजिटिव ही आएगा, देख लीजिए। 2 डॉट ई पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये मुझे बताइए कि क्या ये एक पॉजिटिव वैल्यू है या फिर नेगेटिव वैल्यू है। देखिए थोड़ा ध्यान देंगे, यस, क्या ये 2 डॉट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ई पावर 2 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना ये, तो नीचे जाने के बाद पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया। पावर नेगेटिव होने का मतलब फंक्शन नेगेटिव नहीं होता, पावर नेगेटिव होने का मतलब क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। जस्ट जैसे आप ये समझो कि 2 पावर 2 कितना होता है, 2 पावर 2 जो होता है वो कितना होता है आपका, 4 होता है, और 2 पावर -2 कितना होता है, 1/4 होता है, यही होता है ना। तो क्या दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, राइट। तो इसीलिए क्या है, आप यहां पर क्या लिखोगे, एज x बिलोंग्स टू r, x कहां से बिलोंग कर रहा है आपका, r से बिलोंग कर रहा है, तो f डैश x जो होगा वो क्या होगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन इसमें क्या है, अच्छा 0 आ सकता है क्या, इसमें 0 नहीं आ सकता कभी भी, किसी वैल्यू पे क्या आएगा, ये 0 नहीं आएगा। तो ओनली क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, क्लियर हो गया। तो क्या होगा, ये इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन विल बी क्या, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर हो गया, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, ओके। तो ये चीज समझ लीजिए। वैसे इंटरवल निकालने, जब इंटरवल निकालना होगा ना, तब तो जो आपने एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही काम करेगा। यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो उसे आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कह सकते हो, और क्या कह सकते हो आप, इसे इंक्रीजिंग भी कह सकते हो। क्लियर हो गया, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बेसिक से क्वेश्चन है, ये करने हैं। अब आपको एक्सरसाइज 6.2 में 4-5 क्वेश्चन मैं मार्क करा देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप अभी कर लो, क्योंकि वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके प्रूफ वाले होंगे, ठीक है। इंटरवल वाले इसके बाद मैं कराता हूँ। अभी आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया आपने, सेकंड कर लिया, ठीक है, थर्ड कर लेंगे। थर्ड के बाद आप करेंगे 7, 8, 7 ओनली, 8 नहीं, 7, फिर 9, 10, ठीक है, 9, 10 तक के क्वेश्चंस कर लीजिए। बाकी फिर उसके बाद हम इंटरवल निकालना सीखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपको पहले करने होते हैं, देन उसके बाद इंटरवल करेंगे हम। फटाफट करिए। देखो मैं इसको भी करा देता हूं। आपके पास ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये देख लीजिए। स्टेप्स कैसे लिखने हैं वो भी समझना जरूरी है। जैसे आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोला है शो दैट फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू sin x इज इंक्रीजिंग इन 0 से π/2, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि f(x) इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है वो लिख लो आप। f(x) इज इक्वल टू कितना है आपका, sin x है। अब आप क्या करोगे, इसे डिफरेंशिएट करोगे। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या देख रहे हो, f डैश x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, cos x आ रहा है। क्लियर हो गया। अब आप इसमें जितने भी पार्ट हैं उस पार्ट को देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए जी, आपका फर्स्ट पार्ट जो है, ए पार्ट है, वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 0 से π/2 में। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, एज x बिलोंग्स टू 0 से π/2। ये जो ब्रैकेट है ये समझिए जरा, ये कौन सा ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं हम ओपन ब्रैकेट। ब्रैकेट आपके टोटल 4 तरीके के होते हैं, ये समझिए। ये हो गया आपका ओपन,
ठीक है, दोनों तरफ से क्या है आपका ओपन है, ये हो गया आपका क्लोज। इसमें क्या होता है, इसमें जो वैल्यू होती है खाली ग्रेटर देन या लेस देन होता है, इसमें क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है और लेस देन इक्वल टू होता है। ठीक है, और क्या क्या हो जाता है आपके पास, ये आ जाता है, या फिर क्या आ जाता है, ये आ जाता है। जिधर ओपन है उसका मतलब क्या होगा, उधर वैल्यू इंक्लूड नहीं करेगी। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इसमें वैल्यू इंक्लूड नहीं करती, डू नॉट इंक्लूड। और इसमें क्या होता है, वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इंक्लूड करती है। राइट, अब जैसे ये तुम्हारा लिखा हुआ है 0 से π/2, इसको समझो, दोनों तरफ ओपन है, इसका मतलब ना तो 0 इंक्लूड होगा उसमें और ना ही π/2 इंक्लूड होगा। क्लियर है। लेकिन अगर ये कुछ ऐसा हो जाता है 0 से π/2 और ये हो जाता, तो इसका क्या मतलब होता कि 0 भी इंक्लूड हो रहा है और π/2 भी इंक्लूड हो रहा है। और समझ लो, अगर ये 0 हो गया, इधर ऐसा आ गया और π/2 की तरफ ऐसा आ गया, तो क्या होगा, 0 इंक्लूड नहीं कर रहा है लेकिन π/2 क्या हो रहा है, इंक्लूड कर रहा है। तो ये ब्रैकेट का खेल है ये। ठीक है, ये आपको समझना रहता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है पहला वाला कि इंक्रीजिंग इन 0 से π/2, तो एज x बिलोंग्स टू 0 से π/2, 0 से π/2 कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो जब आप देखोगे तो ये है आपके पास क्वाड्रेंट, इसमें ये 0 है, ये π/2 है, ये कितना है आपके पास पाई है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। राइट, अच्छा ये कौन सा होता है, ये होता है 3π/2, ये भी देख लो क्योंकि ये सारी चीजें जरूरी हैं बहुत ज्यादा इस एक्सरसाइज को, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए सारा नॉलेज आना चाहिए। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा भी है। ये वाला हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें और क्या क्या चीजें पढ़ी हुई हैं आपने वो भी देख लो। आपने पढ़ा है ऑल एड शुगर टू कॉफी, ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं इससे नेगेटिव होते हैं। क्लियर है। तो यहां देखिए एज x बिलोंग्स टू 0 से π/2, 0 से π/2 का क्या मतलब हो गया कि कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, लिख देंगे एज x बिलोंग्स टू 0 से π/2, इसका मतलब यहां लिख दोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या हो रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो लिखेंगे cos x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। cos x कहां पॉजिटिव कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। तो अगर cos x पॉजिटिव हो गया तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, f' ग्रेटर देन 0, f' क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, तो इसलिए क्या होगा, हेंस इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा ये उस केस में, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इसलिए कौन सा फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर हो गया, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। अब मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं आ रहा है, तो ये किताब की एनसीईआरटी की गलती है कि उन्होंने यहाँ पर खाली क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग फंक्शन लिखा हुआ है। इट इज, ये है कि एक्चुअली में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कौन सा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बट मैं आपको क्या कह रहा हूं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को आप इंक्रीजिंग कह सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रॉपर तरीके से नोट करेंगे। अच्छा, इसमें जो सेकंड पार्ट है डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई, ये कैसे लिखोगे आप, उसको भी आपको ऐसे ही लिखना होगा। मैं इसे एक बार बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा फिर कैसे होना है, किस तरीके से होना है। ये समझ में आ गया नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना ये। तो ये आपको बढ़िया तरीके से देख लेना है कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन होने हैं। ठीक है, चलिए इसे मैं मिटा देता हूं और यहां पर आपका सेकंड वाला, आपको स्टेप्स लिखने होंगे तभी जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। स्टेप्स का मतलब है प्रॉपर तरीके से क्या क्या चीजें दी गई है। सेकंड वाला पार्ट मैं यहां पर करा के दिखाता हूं, देखिए जो बी वाला पार्ट है इसमें आप कैसे करोगे। बी पार्ट में क्या बोला है, डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई, तो यहां पर क्या लिखोगे, आपने पता चल गया है कि f' आपका कितना आ रहा है, cos x आ रहा है, f' कितना आ रहा है, cos x आ रहा है। तो यहां पर आप स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, एज x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, π/2 से पाई तक। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, cos को ही देखेंगे हम। cos को क्यों देखेंगे भाई, क्योंकि आपका जो आया f' वो क्या है, cos x आया, तो लिखेंगे cos x इज
cos x is नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। cos x क्या है आपका, नेगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, एफ डैश एक्स जो हो गया उस समय क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया। तो लेस देन जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, कौन सा फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ, बट आप इसे क्या लिख लोगे, डिक्रीजिंग भी लिख लोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो चीजें हैं आप देखना, 2-3 कोई और एनसीईआरटी देखोगे ना, तो वहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा हुआ इस क्वेश्चन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये एनसीईआरटी की परेशानी है। आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने, आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देखो। कॉन्सेप्ट आपने ये पढ़ा हुआ है, ग्रेटर देन जीरो होगा तो स्ट्रिक्टली होगा, इक्वल टू आया तो ही इंक्रीजिंग होगा। यही कॉन्सेप्ट हर एक जगह पर चलेगा, बट एनसीईआरटी में कहीं कहीं चीजें क्या है, एरर है। तो इसलिए मैंने आपको ओवरऑल ये बताया कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आप उसे इंक्रीजिंग भी कह सकते हो। क्लियर हो गया? कोई परेशानी, कोई दिक्कत मुझे बताइए। तो चलिए जी, आपने ये क्वेश्चन कर लेना है, कौन सा, ये थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट भी कर दीजिए। स्टेटमेंट ये लिखना बहुत जरूरी है, देख रहे हो ना स्टेटमेंट जो लिखा है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा होता है, तभी जाके ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं लिख लोगे। तो फटाफट ये हो गया, तो उसके बाद आगे करिए। इसके बाद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी बीच में जितने भी इंटरवल वाले हैं, जब इंटरवल हम सीखेंगे तो फिर बाकी की चीजें आप करेंगे। ठीक है, देख लो इसे जरा, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे। आपको जो ये क्वेश्चन दिया गया है कुछ ऐसा दिया गया है, क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन में कितना 2 प्लस कॉस थीटा और माइनस का थीटा। बोला इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल। इंटरवल क्या दिया गया है इसमें, x बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक दिया गया है, 0 से π/2 दिया गया है। ये दिया गया है 0 से π/2, सही है। और ये दोनों के दोनों क्या है, इंक्लूड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, ऐसे क्वेश्चनों का डिफरेंशिएशन करोगे कैसे। ठीक है, क्या प्रोसीजर होता है पूरा सॉल्व करने का, वो देखो। देखिए जी, एक तो ये फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा ये फंक्शन दिखाई दे रहा है, और बीच में क्या है, माइनस है। तो डिफरेंशिएशन तो आप कर सकते हो कैसे, आपको यहाँ पर एक तो चीज सिंपली आपने ये लिख देना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ थीटा करना पड़ेगा क्योंकि थीटा है। अगर एक्स होता तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं, एक्स करते हैं। तो यहां से जो आ जाएगा वो आ जाएगा dy/d थीटा विल बी इक्वल टू, यहां पर आप कौन सा रूल लगा रहे हो, कोशेंट रूल। ठीक है, तो यहां पर जब आप कोशेंट रूल लगाओगे तो हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ d/d थीटा ऑफ 4 साइन थीटा, राइट। बीच में माइनस आ जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज, सॉरी 4 साइन थीटा एज इट इज होगा, 4 साइन थीटा एज इट इज d/d थीटा ऑफ कितना, 2 प्लस कॉस थीटा, राइट। होल का अपॉन में जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये पूरा क्या, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, ये जो माइनस का थीटा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 ही तो आएगा, जैसे एक्स को करते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, dy/d थीटा विल बी इक्वल टू कितना, ये एज इट इज 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज पुट करेंगे, और 4 साइन थीटा का कितना हो जाएगा, 4 कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा मुझे बताइए, माइनस का 4 साइन थीटा एज इट इज 2 प्लस कॉस थीटा, 2 का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। ये ब्रैकेट में हमेशा लिखेंगे, नहीं तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, माइनस का कितना आ जाएगा, ये 1। अब यहाँ अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करके पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप करोगे dy/d थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4, अच्छा ये पूरा cos थीटा भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो देख लीजिए कैसे करेंगे आप। ये हो जाएगा 8 cos थीटा, ध्यान से देखना जरा, कहीं दिक्कत आए तो पूछ लेना। 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या, बताना जरा देख के। माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यहां पर क्या आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस का ये 1 चल ही रहा है। अब ये देखना जरा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्या 4 हो सकता है, 4 कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, तो 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा तुम्हारा, 4 ही आ जाएगा। तो यहां पर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, dy/d थीटा विल बी इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं 8 cos थीटा
कितना 8 cos थीटा प्लस 4 अपॉन में कितना 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। बताइए जरा, ये हम लिख सकते हैं। अब ये कितना हो गया तुम्हारा, बिल्कुल शॉर्ट हो गया लगभग। अब आप क्या कर सकते हो, यहां से एलसीएम आप ले सकते हो। क्या ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। तो यहां पर मैं करता हूं इसको सॉल्व, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये आ जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4। अच्छा, ये इसका और ये इसके नीचे क्या है तुम्हारा 1 है, तो एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, सेम ही आ जाएगा एलसीएम 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर तो पहला एज इट इज माइनस का ये सारा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सारी चीज क्या हो जाएगी इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। अब क्या हो जाएगा हमारा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस का, इसको एक्सपेंड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा होल अपॉन में कितना 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सही है जी, बताइए अब क्या करेंगे आप, अब थोड़ा और इसे एक्सपेंड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कितना 4 cos थीटा और होल के अपॉन में कितना हो जाएगा ये आपका 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या हो रहा है देख के बताओ जरा, क्या ये 4 से ये 4 कैंसिल हो रहा है, ये 8 cos थीटा है माइनस 4 cos थीटा है, कितना आ जाएगा देख के बताइए 4 cos थीटा हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अभी भी ये कंप्लीटली सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, अब यहाँ पर और होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ डालोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। अब आप क्या करोगे, ऊपर कॉमन ले सकते हो, मुझे बताओ। तो आपने ये बोला कि सर हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, क्या ले लिया आपने कॉमन, देखो ये जो आ जाएगा आपका dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 4 माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, मुझे बताइए, और अपॉन में कितना 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही होगा। चलिए जी, अब ये सिंप्लीफाई हो गया है आपका, मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन जो होना चाहिए था वो आपका ये क्वेश्चन अभी हो गया है। अब यहाँ पर आप चेक करोगे कि क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब चेक करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इधर चेक करने में आपको कहीं ना कहीं, अगर इधर आप कहीं वैल्यू डाल के चेक कर रहे होते तो कहीं ना कहीं गलत हो जाता, बट यहाँ ऐसा नहीं है। देखो 0 से पाई बाई 2 मतलब क्या हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमको समझ में आ गया। अब हमको ये भी तो पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो मतलब जो हुआ वो ये हुआ कि ये वाली वैल्यू जो होगी आपकी क्या होगी, पॉजिटिव। यहां कुछ भी डालो क्योंकि स्क्वायर है तो ये भी क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव ही होगा। सही है। अच्छा, ये और समझिए कि 4 माइनस कॉस थीटा बोला गया है, जो कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, जो कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 तक होती है। कहां से कहां तक होती है, -1 से 1। कॉस थीटा का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -1 से 1 ही होता है ना। तो क्या हो सकता है, -1 से 1 हो सकता है। तो 4 से तो वो छोटा ही होगा ना, तो मतलब 4 से छोटी वैल्यू से माइनस करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो ओवरऑल आप यहां पर क्या देख रहे हो, क्या फील कर रहे हो, आप ये फील कर रहे हो कि ये पूरा का पूरा फंक्शन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और समझिए, ये पाई बाई 2 हम डाल देंगे इसमें, तो पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, 0। तो यहां डाल देंगे तो ओवरऑल क्या हो सकता है, ये 0 हो सकता है। तो ये जो फंक्शन है वो ये क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां पर आपको स्टेटमेंट ये ऐसे लिखना पड़ेगा कि एज थीटा बिलोंग्स टू, अच्छा यहाँ ये थीटा है, थीटा बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2 तक। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एफ डैश, क्योंकि थीटा के फॉर्म में है तो आप यहां पर लिख दोगे एफ डैश थीटा इज कितना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 भी आ रहा है ना इसमें, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इंक्लूड हो रहा है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 इसमें डालोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो एफ डैश थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो हेंस इट इज क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन है आपका, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब देख रहे हो इस क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन कितना बड़ा हुआ, ठीक है ना। तो जितना हो सके उतना आपको सिंप्लीफाई करना है किसी भी क्वेश्चन को, एंड देन आपको वैल्यू डाल के चेक करनी होती है। इज इट क्लियर। तो ऐसे ही तुम्हारे पास जो क्वेश्चन था ये 7th वाला भी कुछ ऐसे ही था,
उसमें भी आपको इसी तरीके से पूरा सॉल्व करना था एंड देन उसके बाद चेक करना था। 7th कर सकते हैं आप, 10th कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, आप ये फटाफट इनको कर लीजिए, फिर हम इंटरवल निकालना सीखते हैं। चलिए जी, देखिए आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाउ टू फाइंड इंटरवल्स। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है कि आप इंटरवल कैसे निकाल सकते हो किसी भी फंक्शन का, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में दो ही कॉन्सेप्ट थे, एक तो प्रूफ करना था और दूसरा इंटरवल निकालना था, ठीक है। तो ये जो इंटरवल निकालने का प्रोसीजर है ये मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाऊंगा, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप करोगे, आपको सिंपली समझ में आ जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होनी है, ठीक है जी। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, बोला गया है कि आप इंटरवल निकालिए, लिख देता हूं यहां पर, फाइंड इंटरवल इन fx is equal to x square minus 2x plus 3 for नंबर 1 इंक्रीजिंग, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तब इंटरवल निकालिए, बी क्या है आपका डिक्रीजिंग, और अगर क्या कर रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है तब। ऐसे यहां पर ये बोल सकता है कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तब। इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देखो नॉर्मल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली में अंतर किस चीज का है, बस एक ब्रैकेट का अंतर है। किसका अंतर है? ब्रैकेट का। अगर आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा, नहीं समझ रहे हो? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा तो क्लोज ब्रैकेट, क्यों? क्योंकि इक्वल टू भी आता है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू आता है। लेकिन अगर खाली स्ट्रिक्टली और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेगा तो ओपन ब्रैकेट लगेगा। कौन सा? ओपन। क्यों? क्योंकि खाली ग्रेटर देन और लेस देन होता है, ठीक है ना। ये चीज मैं यहां पर हल्का सा मेंशन कर देता हूं कि जब भी ये होता है तो आपको यही समझना होता है। देखो अगर कुछ ऐसा ऐसा आ रहा होगा तो आप कौन सा ब्रैकेट लगाओगे? ये। और अगर खाली ये आ रहा होगा तो आप ये लगाओगे। और ये चीज किसमें होता है? ओनली इंक्रीजिंग या फिर किसमें होता है? डिक्रीजिंग में, इसमें ही होता है ना। और ये किसमें होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में होता है। बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, और तो बस सिंपल है, बेसिक है बहुत, आपको कुछ नहीं करना, यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट के नाम पर बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे आप इंटरवल निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, एक क्वेश्चन देखोगे समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो आपका दिया रहेगा उसे आप लिख लेंगे। पहले क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है fx इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे, सिंपल। तो क्या निकालोगे? आपने f डैश x निकाल लिया, कितना आ गया f डैश x? 2x माइनस 2। क्लियर है? हर एक इंटरवल निकालने वाले क्वेश्चन में यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। तो क्या करोगे? यहां से लेट आपको करना है, लेट क्या करना है? f डैश x इज इक्वल टू 0। क्या करना है आपको? लेट f डैश x इज इक्वल टू 0। तो जब आप 0 लेट करोगे तो विल गेट 2x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना? 0। तो यहां से जो आपकी वैल्यू आ रही होगी वो किसकी आ रही होगी? x की। कितनी आ गई x की वैल्यू? 1। ये आ गई x की वैल्यू। कोई परेशानी है x की वैल्यू से? नहीं है। अब आपको इसके बाद क्या करना है वो ज्यादा ध्यान से देखिए, अच्छी तरीके से। यहाँ जो x की वैल्यू आई है ना, 1 आई है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि x की एक से ज्यादा वैल्यू आ सकती है, जैसे 2 और 3 आ जाए, या 3 वैल्यू भी आ सकती है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो प्रोसीजर है वही प्रोसीजर फॉलो करना रहेगा। देखो अब आपका क्या क्या काम है? आपने जो x की वैल्यू निकाल ली है, इसके बाद आपको क्या करना है? एक नंबर लाइन बनाना है। क्या बनाना है आपको? एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है जी। ध्यान से देख लीजिए, मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया। क्लियर है? अब इस लाइन पर जो आपको लिखना है, क्या लिखना है? देखो ये वाला जो है आपका माइनस इन्फिनिटी है, और ये वाला जो है आपका क्या है? इन्फिनिटी है। क्लियर हो गया? ये दो पॉइंट तो आपको पहले से ही पता होने चाहिए। कौन कौन से? ये जो हो गया आपका कौन सा हो गया? माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, और ये हो गया इन्फिनिटी। और जो आपकी x की वैल्यू आई है वो बीच में डल जाएगी। इज इट क्लियर? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब यहां से आपका इंटरवल निकल चुका है। क्या निकल गया? इंटरवल। देखो यहां लिख देंगे हम इंटरवल, टेबल बना लेना है आपको। इंटरवल लिख दिया आपने, यहां लिख देंगे हम साइन।
पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, और यहां हम लिख देंगे उसका नेचर। क्या लिख देंगे यहां पर हम? नेचर। ठीक है, अब आपका इंटरवल क्या आया है, कैसे आया है वो देखिए, जरा ध्यान से देखिए। जो आपका इंटरवल आया वो आया -∞ से 1। कहां से कहां तक? -∞ से 1। अब क्योंकि खाली इंक्रीजिंग बोला गया है ना, तो खाली इंक्रीजिंग वाले में क्या आता है? क्लोज ब्रैकेट आता है। एक बात और ध्यान रखिए कि आपका जो क्लोज ब्रैकेट होता है, ठीक है, वो खाली नंबर के उसमें होता है। इन्फिनिटी जो होता है वो हमेशा ओपन ब्रैकेट से होता है, चाहे माइनस का इन्फिनिटी हो या फिर प्लस का इन्फिनिटी हो, जो वो होगा किस में होगा? हमेशा ओपन में होगा, चाहे कुछ भी बोला रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अपने ही ब्रैकेट होते हैं। क्लियर है? और ये जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? क्लोज। दूसरा इंटरवल कौन सा आ रहा है? 1 से इन्फिनिटी, तो यहां लिख देंगे 1 से कहां तक? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का तो अपना ही ब्रैकेट है, चाहे कुछ भी बोला जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद आपका जो काम होगा वो है, ध्यान से देखना क्या है, -∞ से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप कहां डालोगे? क्या बोला मैंने? -∞ से 1 के बीच में जो कोई भी वैल्यू है वो आपको डालना होगा f' में डालना होगा, क्योंकि यही बताएगा ना कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। f' से ही तो पता चलता है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपने -∞ से 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, 0 आ सकता है, 0 आ सकता है ना -∞ से 1 के बीच में। ये कैसे आया? ये समझ में आया? ये इससे आया। -∞ से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, बस ज्यादा वैल्यू लेके चेक ही नहीं करना, ओनली 1 वैल्यू ले लो। कौन सी वैल्यू ले सकते हैं? 0। 0 डालो इसमें। क्या आ रहा है? -2। पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? तो साइन जो आ रहा है वो आपका नेगेटिव आ रहा है। तो साइन नेगेटिव आता है तो कौन सा होता है वो? डिक्रीजिंग होता है। क्या होता है? डिक्रीजिंग। क्योंकि आपसे इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ही पूछा है, तो इसलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही निकालेंगे, स्ट्रिक्टली का नहीं निकालेंगे। ठीक है, अच्छा 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू ले लो। 1 से इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू 2 आ सकती है, 2 डालो। 2 2 4 -2 क्या आ रहा है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो यहां क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होता है तो क्या होता है? इंक्रीजिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे बताइए। अब जो आपका इंटरवल निकालना था क्वेश्चन में वो क्या हो गया? पूरी तरीके से निकल गया ना। क्या निकला? कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट -∞ से 1 एंड इंक्रीजिंग एट 1 से इन्फिनिटी। तो कोई भी क्वेश्चन का जो इंटरवल निकलता है वो ऐसे ही निकलता है। एक बार और रिपीट कर देता हूं कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है, सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। क्या कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है, उसके बराबर आपको 0 ले लेना है, 0 लेके x की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम क्रिटिकल वैल्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे हम? क्रिटिकल वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्रिटिकल वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, -∞ से कहां तक होगा? इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, -∞ से इन्फिनिटी में के बीच में जो वैल्यू आई है वो डाल देंगे। जैसे मान लो यहाँ 1,3 आई हुई थी, वैल्यू क्या आई हुई है आपके? 1,3। तो आपने एक 1 डाला और क्या डाल दोगे? और 3 डाल दोगे। तो कितने इंटरवल बन रहे हैं? -∞ से 1, 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। टोटल इंटरवल बन गए आपके 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभी तो फिलहाल यही है। अब आपने इंटरवल ये कॉलम बना लेना है 3। इंटरवल लिख लिया आपने, -∞ से 1 के बीच में कोई वैल्यू यहां डालो, चेक करो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, आपका काम हो गया। इज इट क्लियर? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? तो बेसिक जो भी क्वेश्चन होने हैं आपके ऐसे ही होने अच्छी तरीके से। इसे नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन दे देता हूं, उस क्वेश्चन को भी कर लीजिए। ठीक है, इसे नोट करने के बाद एक ही क्वेश्चन है, इसको आप चेक करिए, सॉल्व करिए। f(x) = x² - 6x + -2। ठीक है, इंक्रीजिंग निकालना है और डिक्रीजिंग निकालना है, बस ऑनली इंक्रीजिंग ऑनली डिक्रीजिंग। नोट करके इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फटाफट। ठीक है, चलिए देखिए, अब आप एक ये क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसमें बोला गया है कि इफ f(x) = कितना दिया हुआ है? sin 3x, और x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 में। तो बोला है कि फाइंड इंटरवल अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर फंक्शन क्या है आपका? डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है ये। ठीक है, इसमें आप कैसे इंटरवल निकालते हो वो सीखो। नॉर्मल अलजेब्रिक जो भी फंक्शन हो रहे थे वो तो आपने कर लिया, वो आपको समझ में आ गया। इसका कैसे करेंगे ये देखिए जरा। अब आपके पास जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्या दिया हुआ है? f(x) = दे दिया गया है sin 3x
ठीक है, तो जो प्रोसीजर आपको आता है वही प्रोसीजर फॉलो करना है, कुछ भी नया नहीं करना। जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसी को फॉलो करिए। क्या करेंगे हम, एफ डैश एक्स निकालेंगे। क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इसका 3 cos 3x हो जाएगा क्या, मुझे बताइए जरा। क्या मैं ये लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 cos 3x? कोई परेशानी है? नहीं है। अब आपका अगला स्टेप क्या होगा, लेट करना है इसके बराबर 0, तो मतलब 3 cos 3x इज इक्वल टू कितना, 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, cos 3x विल बी इक्वल टू कितना, 0। इज इट क्लियर? अब यहां पर कुछ खास बात जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि cos x की वैल्यू तुम्हारी 0 कब होती है और sin x की वैल्यू तुम्हारी 0 कब होती है, ये समझना है। ठीक है, ये मैं यहां पर लिख देता हूं क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी यूज हो सकता है। sin x इज इक्वल टू अगर 0 होगा, इफ sin x इज इक्वल टू कितना, 0, तो जो x होगा वो होगा n पाई। x जो होगा वो क्या होगा, n पाई होगा, वेयर n इज इंटीजर। n क्या है तुम्हारा, इंटीजर। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। सिमिलरली अगर cos x इज इक्वल टू तुम्हारा 0 होता है तो x जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2n + 1 पाई बाई 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, वेयर n बिलोंग्स टू कितना, z। n क्या है आपका, इंटीजर है। क्लियर है, कोई परेशानी है? तो ये चीज आपको आनी चाहिए। और भी यहाँ चीजें होती हैं, अगर sin x इज इक्वल टू कुछ और हो जाए, sin अल्फा हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए भी होता है, बट उसकी अभी फिलहाल जरूरत नहीं है आपको। आपकी ये जरूरत जो है ये ऐसे क्वेश्चनों में आपका काम कर देगा। तो आपने यहाँ क्या देखा कि cos 3x इज इक्वल टू कितना है, 0 है। तो आप क्या लिख सकते हो मुझे बताओ, क्या मैं 3x इज इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2 लिख सकता हूं, मुझे बताओ। कैन आई राइट दिस? क्यों भाई, cos x इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू आपने क्या लिखा, ये लिखा, तो यहाँ x की जगह पे एक्चुअली में 3x था, तो ये आ जाएगा। अच्छा जी, तो यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2n + 1 पाई बाई 6 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, मुझे बताइए जरा। क्लियर है? अब जो तुम्हारी x की वैल्यू यहां पर आएगी ना, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड तरीके से मैं बता सकता था, बट अभी आप देखो ये आपके हर एक क्वेश्चन में काम करेगा। जो x की वैल्यू आनी चाहिए वो कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए। तो जो n डालोगे ऐसा n डालना है आपको कि ये जो वैल्यू आए कहां से कहां के बीच में आए, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, मतलब ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आए। ठीक है, और n होता क्या है तुम्हारा, इंटीजर होता है। तो n को मैं 0 डालूंगा, n मुझे बताओ क्या मैं 0 डाल सकता हूं, तो n जैसे ही मैंने 0 डाला तो x कितना आ जाएगा तुम्हारा, हाँ जी, n जब मैं 0 डालूंगा तो 2 × 0 0 0 + 1 कितना, 1। 1 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, x पाई बाई 6 आ जाएगा। तो मतलब जो तुम्हारी एक x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, पाई बाई 6 आ जाएगी। आपने 0 डाल दिया है, अब आप क्या डाल सकते हो, 1 डाल सकते हो, राइट। तो जैसे ही आपने x की वैल्यू 1 डाली तो कितना आ जाएगा, बोलो। x की वैल्यू जैसे ही आप क्या डालते हो, n की वैल्यू 1 डालते हो, तो 2 × 2 + 1 कितना, 3। 3 × पाई बाई 6 कितना आ जाएगा, यहां से पाई बाई 2 आ जाएगा, राइट। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है तुम्हारी, x की वैल्यू आ रही है। किसकी वैल्यू आ रही है तुम्हारी, x की वैल्यू आ रही है। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए। तो क्या ये चीजें क्लियरली समझ में आ रही है कि x की वैल्यू आ रही है। अब आगे और निकालना चाहोगे n की वैल्यू, और क्या डाल सकते हो तुम, 2 डाल सकते हो। तो 2 डालने पे कितना आएगा, देखो जरा x, हाँ जी 2 डाल दो, 2 × 4 + 1 5, 5 पाई बाई 6। अब मुझे ये बताओ ये जो 5 पाई बाई 6 है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 0 से पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है, 0 से पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है, फर्स्ट। 5 पाई बाई 6 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, कैलकुलेट करके देख सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो आपको जो वैल्यू लेनी है वो कौन सी लेनी है, मुझे बताइए। आप ना तो ये वाली वैल्यू लोगे, ये वाली वैल्यू क्या लोगे, क्योंकि ये तो जा ही नहीं रही है, और ये पाई बाई 2 तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है। तो आपका जो एक इंटरवल के लिए आ रहा है वो क्या आ रहा है, पाई बाई 6 ही तो आ रहा है, बस क्या आ रहा है, ओनली पाई बाई 6। आपने क्या डाला, n की वैल्यू 0 डाल के देखी, पाई बाई 6 क्या इसमें बिलोंग कर रहा है, हाँ जी कर रहा है। आपने डाला है 1, 1 डालोगे तो पाई बाई 2 जो कि इसका आखिरी आ गया। 2 डाल के देख लेते हो, आप चेक कर लेते हो कि क्या वो अंदर ही आ रहा है या बाहर चला जाएगा। तो 2 डाला आपने तो पता चला वो 150 डिग्री हो गया, वो चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपके पास जो वैल्यू आपके काम की है वो कौन सी है, बस यही है। समझ में आया,
ये चीज मैंने आपको इसलिए बताया कि ये आपके हर एक क्वेश्चन में काम करेगा। आप चाहते तो यहाँ पर ये भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे भाई, cos 3x इज इक्वल टू कितना है, 0 है। तो इसमें जो cos की जो वैल्यू 0 होती है वो होती है 0 डिग्री पे, 0 पे होती है, किस पे होती है, पाई बाई 2 पे होती है, और किस पे होती है, 3 पाई बाई 2 पे होती है ना, ऐसी होती है ना, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 ऐसी आगे चली जाती है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू एक कितने आ जाती, पाई बाई 6 आ जाती, और एक x की वैल्यू कितनी आ रही थी, पाई बाई, ये 3 से 3 गया, कितना आ गया, पाई बाई 2, इसकी तो हमें जरूरत नहीं है, यहाँ से कितना आ गया तुम्हारा, ओनली पाई बाई 6 आ गया। बट ये क्या है, ये कुछ गिने चुने में काम आएगा, और ये क्या है, ऑलवेज किसी वैल्यू में काम आ सकता है। कोई क्वेश्चन है, डाउट है, पूछिए जरा। नहीं है तो ये समझ में आ गया ना आपको क्या करना था, इसे मैं मिटा देता हूँ। और क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आ गई है, क्रिटिकल वैल्यू कितनी आई है, x की पाई बाई 6 आ गई है। अब आपका काम क्या होगा, ये बनाना होगा, और कोई भी ट्रिगो का क्वेश्चन होगा तो उसमें ये इंटरवल जरूर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो आता है वो जनरल वैल्यू आती है। अब ये कहीं तक भी जा सकती है, जो नॉर्मल अलजेब्रिक वाले में था कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्लियर हो गया, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो आपको क्या है, जब भी ये दिया जाएगा तो एक एंड हो जाएगा आपका 0 और दूसरा क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 2, और जो आपके पास क्रिटिकल वैल्यू आई पड़ी है वही इसके बीच में डालेंगे आप। तो आप इसके बीच में क्या डालेंगे, पाई बाई 6 डाल देंगे। क्लियर हो गया। अब यहां से आपका वही टेबल बनाना है, कैसे, इंटरवल लिख लो, साइन लिख लो, और नेचर लिख लो। क्लियर है। तो अब थोड़ा ध्यान दे लो कि आपके पास जो इंटरवल आया है वो क्या होगा, और नेचर क्या होगा, और साइन क्या होगा। ठीक है, सारी चीज देखेंगे, समझेंगे। इंटरवल कहां से कहां तक है, 0 से पाई बाई 6 तक है। ओनली इंक्रीजिंग ओनली डिक्रीजिंग बोला है, तो क्या करेंगे हम, क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 से कहां तक, पाई बाई 2 तक। क्लियर है, कोई परेशानी। अब 0 से पाई बाई 6 कितना डिग्री होता है, 0 तो 0 हो गया, पाई बाई 6 30 डिग्री। तो 0 से 30 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल लो, 0 से 30 के बीच में लेट सपोज करो 20 डिग्री। तो वो कहां डालना है आपको, बताओ जरा मुझे, चेक करने के लिए कहां वैल्यू डालोगे आप, एफ डैश एक्स में डालोगे, यहां डालना है आपको, है ना। तो यहां डालो आप 20 डिग्री। तो क्योंकि जैसी 20 डिग्री डालोगे, यहां 3 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 से ऊपर और कहां तक, 29 तक भी डाल सकते हो ना, वैसे कोई भी एक वैल्यू उठा के डाल सकते हो आप। तो 29 भी डालोगे तो भी मल्टीप्लाई करने पर 3 से 87 डिग्री आएगा। तो ये जो डिग्रियां जो आपको बता रहा है 87 डिग्री, वो कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, फर्स्ट में ही आ रहा है ना। मतलब आप अगर 0 से 30 डिग्री की कोई भी वैल्यू इसमें डालोगे तो cos x जो होगा पूरा का पूरा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहेगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में cos x क्या होता है, क्या साइन देता है, पॉजिटिव। तो जो साइन होगा वो क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब ये हो गया तुम्हारा ये पॉजिटिव, तो नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। नेचर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीजिंग हो जाएगा, राइट। अब पाई बाई 6 मतलब 30 से 90 तक की वैल्यू डालनी है, तो डालो। 30 के बाद आता है 40 डालोगे कितना हो जाएगा, 3x है वहां पर 120। कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है 120, सेकंड में जा रहा है। 90 तक डालना है ना, 80 भी डाल सकते हो तुम। 80 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, 240। कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है वो, थर्ड में चला जाएगा वो। तो कॉस सेकंड में भी नेगेटिव होता है और थर्ड में भी नेगेटिव होता है। तो चाहे सेकंड में चला जाए, थर्ड में चला जाए, कोई परेशानी नहीं है। क्यों, क्योंकि सब में क्या होता है, वो नेगेटिव ही होता है। तो साइन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे हम, डिक्रीजिंग लिख देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मुझे बताइए। तो ये जो क्वेश्चन था तुम्हारा ट्रिगो वाला, कि ट्रिगो वाले क्वेश्चन में हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, ये समझ में आ गया। बताइए, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। जो आपको समझना है कॉन्सेप्ट वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है, ये राइट। तो ये क्या है, आपके काम में आएगा बढ़िया तरीके से। ओके, अच्छा इसमें ना और चीजें होती हैं, ये तो जब 0 आएगा तब काम करेगा। ये 10 का भी लिख देता हूँ ऐसे में, जिससे ये रहेगा कि कभी 10 आ जाए तो परेशान नहीं होना। अगर 10x इज इक्वल टू 0 होता है तो उस समय x इज इक्वल टू हो जाता है n पाई ही होता है, वेयर n बिलोंग्स टू कितना, z। ठीक है, तो अगर 0 0 0 आए तो आप ये यूज करोगे। 0 की जगह कुछ और भी आता है तो ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा ना, जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो कि डिलीट करवा दिया था सीबीएसई ने।
तो अगर सीबीएसई ने वहाँ डिलीट करा दिया था तो यहाँ देना नहीं चाहिए था वैसे तो, बट स्टिल आपको सीखना तो है ही, आगे भी आपके काम आएगा जेईई वगैरह में भी। ठीक है, नोट करिए, फिर उसके बाद आगे एक और क्वेश्चन हम करेंगे, फटाफट नोट करिए।